अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग अपनी CS619 की फाइनल डिलीवरेबल की रिपोर्ट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने LMS पे जाना है और अपनी फाइनल डिलीवरेबल की ज़िप फाइल को डाउनलोड कर लेना है और इसको फिर एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कैसे करना है? आप लोगों के पास अगर 7-zip है या मिरार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो इसको एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करें। आपका एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और इस फ़ोल्डर के अंदर आपको गालिबन 4 फाइल्स नज़र आएँगी। 2 टेक्स्ट की फाइल्स, एक प्रेजेंटेशन और एक रिपोर्ट की फाइल। अब हमारा कंसर्न आज के डिस्कशन में इस रिपोर्ट की फाइल से है, तो आपने इस रिपोर्ट की फाइल को ओपन कर लेना है। अब रिपोर्ट की फाइल ये वाली जो है, ये आपके लिए एक टेम्पलेट है। सारी की सारी गाइडलाइंस आपकी इस टेम्पलेट के अंदर पहले से अवेलेबल है। आपने सिर्फ इसको फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जिस तरह प्रोजेक्ट का नेम लिखा है, तो आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है। यहाँ प्रोजेक्ट सुपरवाइजर नेम लिखा है, तो यहाँ प्रोजेक्ट सुपरवाइजर नेम लिख देना। आपके प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर जो है, यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी लिख देनी है। ये एलएमएस पे आपको मिल जाएगी। अगर आप ग्रुप के अंदर प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, तो आपने अपने पहले ग्रुप मेंबर का नाम लिखना है और उसकी व्यू आईडी लिखनी है। सिमिलरली दूसरे का नाम लिखना है और दूसरे की व्यू आईडी लिखनी है। अगर आप अकेले लिख कर रहे हो प्रोजेक्ट, तो आपने इस नीचे वाली आईडी को डिलीट कर देना। सो कहने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें एज अ प्लेस होल्डर इस टेम्पलेट के अंदर अवेलेबल है। आप लोगों ने सिर्फ इसके अंदर अपना डेटा इनपुट करना है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हम करेंगे ये कि लेफ़्ट साइड में हम इस टेम्पलेट को रखते हैं और राइट साइड पे हम एक प्रॉपरली बिल्ड रिपोर्ट को देखते हैं, जिसको हमने बिल्ड किया हुआ है पहले से। और साथ साथ देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ जाए। अब पहले पेज के अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, सुपरवाइज़र का नाम लिखना है, प्रोजेक्ट ग्रुप आईडी लिखनी है, आपका जो भी आपका नेम है यानी स्टूडेंट का वो लिखना है और स्टूडेंट आईडी लिखनी है। जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है मेडकनेक्ट स्केजुलर। नीचे हमने सुपरवाइज़र का नाम लिख दिया है सानुल हक, अपनी प्रोजेक्ट आईडी लिखी है, प्रोजेक्ट ग्रुप आईडी लिखी है, अपनी स्टूडेंट आईडी लिखी है और स्टूडेंट ने अपना नाम लिखा है। सिमिलरली दूसरे पेज पे अगर आते हैं, तो इस सर्टिफिकेट वाले पेज के अंदर भी आपने अपना पहले नेम लिखना है, अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। अगर आपका ग्रुप के अंदर प्रोजेक्ट है, तो आपने उसकी आईडी और उसका नेम भी लिखना है। अदरवाइज अगर आपके पास एक सिंगल आप अकेले प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, तो आपने अगले वाले पार्ट को यहाँ से लिख के यहाँ कॉमा से आगे आगे तक कट कर देना है, जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ है। ऑलराइट। नीचे अगेन आपने अपने सुपरवाइजर का नाम लिखना है, जो एग्जामिनर और एक्सटर्नल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का नाम है, इसको आपने अभी के लिए स्किप कर देना है। इसको आप ऐड कर सकते हो अगर आपके पास फाइनल की डेट शीट आ गई है और वहाँ पे आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का नाम लिखा हुआ है, देन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। फिर इस पेज को आपने छोड़ देना है। डेडिकेशन वाले पेज के अंदर आपने बताना है कि आपने इस प्रोजेक्ट को जो बिल्ड किया है, आप इसको किसको डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जिस तरह लिखा है कि दिस प्रोजेक्ट इज़ डेडिकेटेड टू आवर बिलव्ड पेरेंट। आप इसको अपने टीचर्स को भी डेडिकेट कर सकते हैं, आप उनको मेंटर्स को कर सकते हैं जिनसे आपने सीखा है या जिनके साथ मिलके आपने काम किया है या जिन लोगों ने आपकी हेल्प की। एक्नॉलेजमेंट के अंदर आप जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिन जिन लोगों ने आपकी हेल्प की, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। सिमिलरली प्रीफेस के अंदर आपने बताना है कि आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है, यानी कि इसका मकसद क्या है, आपने इसको कौन सी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्ड किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसकी पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है, उसके बाद इसका पर्पस बताया है और लास्ट में हमने बता दिया कि हमने इसको ओरिजिनली जो सा है इसके अंदर सजेस्टेड था कि इन्होंने PHP और बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्ड करें, लेकिन हमने इसको Django और टेलविंड CSS के अंदर बिल्ड किया है। अब ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम इनकी ये वाली जिस तरह ये स्टोरी लिखी है कि वाइल द ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन सजेस्टेड PHP एंड बूटस्ट्रैप, अब ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग Django, जिसमें हमने पाइथन लैंग्वेज का यूज़ किया है और स्टाइलिंग के लिए हमने टेलविंड CSS का यूज़ किया है। राइट। तो प्रीफेस के अंदर आपने इंट्रोडक्शन देनी है, अपने प्रोजेक्ट के थोड़े पर्पस को डिफाइन करना है और अपनी टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में बताना। अब नीचे आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। ये सारी की सारी गाइडलाइन जो है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, ये आपको ये बताती है कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोडक्शन देनी है, अपने प्रोजेक्ट की पर्पस लिखना है, स्कोप लिखना है, डेफिनेशन, एक्रोनिम्स और एब्रीविएशंस लिखनी है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, यूज़ केसेस, डेवलपमेंट मेथडोलॉजी और नीचे भी कुछ चीज़ें ये सारी डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये छोटा सा जो यहाँ पे नोट है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं छोटी मोटी, जो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी रिपोर्ट के अंदर अवेलेबल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट के अंदर
पेज नंबर्स होने चाहिए। अगर आपने पेज नंबर्स इंसर्ट करने हैं, आपने इंसर्ट के टैब के ऊपर आना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसर्ट के टैब में आ जाते हैं, ये पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर ये दूसरे वाले बटन पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपके सारे पेजों के ऊपर नीचे बेसिकली पेज नंबर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, आपने यहाँ पे एस्केप को दबाना है और आप वापस आ जाओगे। फिर वो दूसरा कह रहे हैं कि आपके हर पेज के अंदर हेडिंग्स होनी चाहिए और सब हेडिंग्स होनी चाहिए। अब हेडिंग्स कौन सी होंगी? अब ये जो टॉप टॉप पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं 1.1, 1.2, 1.3, ये हेडिंग्स हैं। और उसके बाद ये जो 1.5.1 ये 3 डिजिट्स वाले नंबर्स हैं, इनको आपने एज अ सब टाइटल हेडिंग्स लेके चलना है। अब इससे होता क्या है, आप जब टेबल ऑफ कंटेंट को बिल्ड करते हो तो आपको इन हेडिंग्स और सब टाइटल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने करना क्या है जनाब, आपने सिंपली इसको यहाँ से इतना टेक्स्ट कॉपी कर लेना है और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला सारा का सारा जो डेटा है इसको डिलीट करना है। इस स्क्वायर को अगले पेज पे ले आना है और इसके बाद से ये नेक्स्ट पेज पे आपने इन सारे आई थिंक वो कॉपी नहीं हुआ, इनको कॉपी करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आके इन सारी हेडिंग्स को आपने पेस्ट कर देना। अब आपने नेक्स्ट पार्ट क्या करना है कि इनको दोबारा से सिलेक्ट करना है और ये हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक करके इन सबको हेडिंग्स को बना लेना। ठीक है, अब आप इसको दोबारा कैपिटलाइज कर सकते हो पहले पहले लेटर को। आपने इन दोनों को जो आपकी सब टाइटल्स हैं इनको सिलेक्ट करना है और इनको यहाँ पे सब टाइटल्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। आप इटैलिक्स भी यूज़ कर सकते हो और ये नॉर्मल सब टाइटल्स का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगेन इनकी अलाइनमेंट ठीक कर लें, ये सब टाइटल्स आ गए। सिमिलरली ये भी आपके सब टाइटल्स हैं, इनको भी सब टाइटल के अंदर कन्वर्ट कर दें और यहाँ पे आपके पास ये चारों भी सब टाइटल्स हैं और इनकी अलाइनमेंट आप ठीक कर दें। अब अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो आपने क्या करना है, अभी के लिए हम पहले वाला टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट तो नहीं करेंगे, ऑल्दो ये आपने डिलीट करना है लास्ट पे लाजमन, लेकिन मैं आपको वैसे एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे बिल्ड करना है। पहले ज़रा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे चैप्टर 1 को आपने नेक्स्ट पेज पे लेके गए थे, वैसे ही चैप्टर 2 को भी नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है और चैप्टर 2 के बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे आपने ये वाली हेडिंग्स को पेस्ट कर देना है। सिमिलरली चैप्टर 3 को नेक्स्ट पेज पे लेके गए और चैप्टर 3 की हेडिंग को पकड़ा और यहाँ पे आके नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर दिया। नाउ कीप दिस इन माइंड कि चैप्टर 3 के अंदर हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर सर ने हमें डेवलपमेंट प्लान के अंदर सिर्फ आर्किटेक्चरल डायग्राम देने के लिए कहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपकी रिपोर्ट के अंदर दो ऑप्शंस और हों। हो सकता है कि आपको टेस्ट केसेस का कहा हो, अगर आपका मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है तो हो सकता है आपको डिफरेंट ग्राफ्स को यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कहा गया हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके सुपरवाइज़र आपको क्या क्या चीज़ें अलॉट करते हैं। अगेन इनको भी आपने हेडिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना। अब ये सारी की सारी हेडिंग्स हैं, कोई सब हेडिंग इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, कोई 3 डिजिट्स का नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपने इनको हेडिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। सिमिलरली इसको भी हेडिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेना। जब आप ये कर लोगे आपने जनाब वापस आना है और अपने इस सारे के सारे टेबल ऑफ कंटेंट को कर देना है डिलीट। ठीक हो गया, आपने जाना है रेफरेंसेस के ऊपर और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करके ऑटोमेटिक टेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली बना बनाया आ जाएगा, जिसके आगे पेज नंबर्स भी लिखे हैं। अब आपने जब बारी बारी इसके अंदर कंटेंट को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली पेज नंबर्स आगे पीछे होंगे और जब पेज नंबर्स आगे पीछे होंगे आपने अगेन यहाँ पे आके इस पूरे टेबल को ऊपर क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड्स के ऊपर आना है और अपडेट कर देना अपने इंटायर टेबल को। आपके पेज नंबर्स बहुत अपडेट हो जाएंगे। जो टेक्निकल पार्ट था इसके अंदर चेंजिंग का वो सिर्फ और सिर्फ यही था। अब जनाब आ जाते हैं आपकी बनी बनाई रिपोर्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। पहले पार्ट का जो सारा का सारा सेक्शन है 1.1 से लेके 1.72 तक आपने अपनी एसआरएस को ओपन कर लेना। अब रिपोर्ट के पहले सेक्शन के अंदर 1.1 से लेके 1.72 तक आपने अपनी एसआरएस की फ़ाइल को ओपन करना है। आपके प्रोजेक्ट की जो भी एसआरएस की फ़ाइल है उसको ओपन करें और बारी बारी आपने यहाँ से कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप यहाँ पे जो आपकी डिस्क्रिप्शन है इसको ऐड कर सकते हैं
पर्पस को आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को चैट जीपीटी वगैरह को देना है और उनसे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय प्रोजेक्ट। वो आपको छोटी सी एक पैराग्राफ बना के दे देगा, आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। सिमिलरली स्कोप के अंदर आपने अपने एसआरएस के अंदर ही आना है और स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर आपके पास एक्रोनिम्स आते हैं, डेफिनेशंस आती हैं और एब्रीविएशंस आती हैं। इसके अंदर आपने सिंपल डेफिनेशंस लिखनी है उन चीज़ों की जो आपने इन प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ की है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जेंगो का यूज़ किया है, तो मैंने बता दिया कि जेंगो क्या है क्या नहीं है। टेलविंड सीएसएस का यूज़ किया, टेलविंड सीएसएस क्या है क्या नहीं है, सीएसएस एचटीएमएल जेएस, इन सारी चीज़ों का टेक्नोलॉजीज़ का जो जो आप यूज़ कर रहे हो उनके बेसिकली आप टर्म को डिफाइन करो और उनकी टर्म के अकॉर्डिंग ही उनकी डेफिनेशन लिख दो। फिर आप इनके एक्रोनिम्स भी लिख सकते हो। एक्रोनिम्स होते हैं कि आपने इनके शॉर्ट नेम्स बना दिए और इसके आगे आप एक तीसरा कॉलम ऐड कर सकते हो। ऑल्दो अगर नहीं भी ऐड करोगे तो कोई मसला नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट आपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के अंदर अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, तो आपने ये भी यहाँ से ही सारी एसआरएस से कॉपी करके अपनी रिपोर्ट के अंदर पेस्ट कर देनी है। सिमिलरली यूज़ केसेस और यूजर सिनेरियोज के अंदर आपने यूज़ केस डायग्राम अपनी पेस्ट करनी है और आपने यूज़ केस सिनेरियोज यहाँ से अपनी एसआरएस के अंदर से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देने। और लास्टली यूजर सिनेरियोज के बाद आपके पास आती है आपकी डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। वो भी आपको एसआरएस के अंदर ही आपने बनाई थी, वो आपको मिल जाएगी और आपने यहाँ पे ये ऐड कर देनी है। नाउ कीप दिस इन माइंड कि आपने डिपेंडिंग अपॉन जैसे अपने हेडिंग्स को सेट किया है वैसे ही चीज़ों को ऐड करना है। यानी कि डेवलपमेंट मेथडोलॉजी के अंदर आपने स्टार्टिंग के अंदर प्रॉपर सारी डेफिनेशन दे देनी है, यहाँ से लेके स्टार्ट होना है आपने। फिर उसके बाद आपने चोज़न मेथडोलॉजी के अंदर चोज़न मेथडोलॉजी के पैराग्राफ को लिखना है। रीज़न फॉर चूज़न मेथडोलॉजी के अंदर रीज़न फॉर चूज़न मेथडोलॉजी का ही पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीज़न वाला पैराग्राफ है, वो मैंने रीज़न वाले में डाल दिया। फिर आ जाता है आपका वर्क प्लान। वर्क प्लान के अंदर आपने एसआरएस के अंदर से ही अपने वर्क प्लान को जो आपने एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्ड किया था उसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और लास्टली आता है आपका प्रोजेक्ट स्केड्यूल। अब प्रोजेक्ट स्केड्यूल आपका एलएमएस के ऊपर जो डेट एंड टाइम है हर चीज़ का, आपने उसकी एक स्क्रीनशॉट लेनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं चैप्टर 2 पे। लेकिन चैप्टर 2 पे आने से पहले एक चीज़ अपने ज़हन में रखें कि अगर आपके सर ने आपकी मार्क फाइल के अंदर जो आपकी एसआरएस की मार्क्ड फाइल है उसके अंदर कोई कमेंट वगैरह अगर किए हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमें बच्चे की इस फाइल में नज़र आ रहे हैं कमेंट कि आपने रजिस्टर लॉगिन और लॉगआउट के यूज़ केसेस यहाँ पे लिखने हैं, वो मिसिंग है। ओके, तो आपने उन डायग्राम्स को या जो भी कंटेंट आपके सर ने आपको कहा है कि आप करेक्ट करें, उसको करेक्ट करने के बाद अपनी रिपोर्ट के अंदर पेस्ट करना है। डायरेक्टली आपने जो आपका मिसिंग कंटेंट है या इनकम्प्लीट कंटेंट है उसको पेस्ट नहीं करना। ठीक है, ऑल्दो काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि ये पेस्ट कर दो, ये चेक नहीं होता। इट इज़ बेटर कि आप लोग रिस्क ये वाला ना लें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 2 के अंदर। अब इसके अंदर भी अगेन आपने चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है। इंट्रोडक्शन के अंदर वही ऊपर वाली इंट्रोडक्शन आ जाएगी, पर्पस के अंदर भी वही पर्पस आ जाएगा, स्कोप के अंदर भी वही स्कोप आ जाएगा, एक्रोनिम्स के अंदर भी वही चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज इस तरह भी कर सकते हो कि क्योंकि अब ये डिज़ाइनिंग के ऊपर बात हो रही है तो आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे दे सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, बट आई कीप इट सिंपल, मैं वही वाली इंट्रोडक्शन दूंगा इसके अंदर भी अपने प्रोजेक्ट की। अगेन आपने पर्पस लिखना है, प्रोजेक्ट का पर्पस आपको इंटरनेट के ऊपर आपने चैट जीपीटी के ऊपर सारी डिस्क्रिप्शन देनी है अपने प्रोजेक्ट की और उससे कहना है कि हमें इसका पर्पस बता दो। वो आपको एक पैराग्राफ दे देगा, आपने यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देना है। स्कोप के अंदर वही आपने जो एसआरएस के अंदर स्कोप यूज़ किया था पैराग्राफ वही यूज़ करना है और इंट्रोडक्शन के अंदर वही डिस्क्रिप्शन जो आपने एसआरएस के अंदर यूज़ की है वही पेस्ट करनी है। अब आ जाते हैं दोबारा एक्रोनिम्स और एब्रिविएशन पे। ये भी आपका सिमिलर बिल्कुल सेम रहेगा पार्ट। अब नेक्स्ट आ जाती है आर्किटेक्चरल डायग्राम। अब यहाँ से आपने अपनी एसआरएस की फ़ाइल को कर देना है बंद और आपने अपनी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की फ़ाइल को कर लेना है ओपन। अब डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की फ़ाइल के अंदर सबसे पहले हमें आ रहा है कि आपने आर्किटेक्चरल डायग्राम को पेस्ट करना है। तो आपने अपनी आर्किटेक्चरल डायग्राम के पेज के ऊपर जाना है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। फिर सारी की सारी सीक्वेंस डायग्राम्स को कॉपी पेस्ट करना है।
जितनी भी आपने लिखी थी या जितनी अगर एक्स्ट्रा कोई ऐड की हैं, अगर सर ने आपको कहा है एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए या कोई भी गलती वगैरह सर ने निकाली है, तो वो पहले फिक्स करें, डायग्राम्स को ठीक करें और फिर अपनी रिपोर्ट के अंदर डायग्राम्स को ऐड करें। सिमिलरली आपने क्लास डायग्राम को ऐड करना है, यहाँ पे क्लास डायग्राम के बाद आपने अपनी डेटाबेस डायग्राम को ऐड करना है। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस के अंदर एक चीज़ आप लोगों ने जो नोट करनी है या ध्यान में रखनी है, मोस्टली बच्चों ने अपनी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस होती हैं या इंटरफेस डिज़ाइन होता है, वो फेक लगाया होता है। ठीक है, तो जो आपकी एप्लीकेशन का अभी करंट डिज़ाइन है, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन दिखती है या जो भी आपका ओरिजिनल डिज़ाइन है, उसकी स्क्रीनशॉट्स लेनी है और वहाँ पे पेस्ट करनी है आपने रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास ये हमारा होम पेज है, ये हमारा लॉगिन है, ये रजिस्टर का पेज है, ये डैशबोर्ड है, ये बुक अपॉइंटमेंट का पेज है, ये अकाउंट सेटिंग या प्रोफाइल सेटिंग का पेज है, ये डॉक्टर डैशबोर्ड है और ये हमारा एडमिन पैनल है। ओके, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ओरिजिनल आपकी इंटरफेसेस हैं या डिज़ाइन है, आपने उन्हीं की स्क्रीनशॉट्स अब यहाँ पे पेस्ट करनी है, आपने फेक स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट नहीं करनी है। इसके बाद चैप्टर 3 के अंदर आपके पास आ जाते हैं अगेन आर्किटेक्चरल डायग्राम, वही ऊपर वाली आर्किटेक्चरल डायग्राम आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पे अगेन चैप्टर 3 के अंदर आपके पास 3.2 के अंदर आपके सर ये भी कह सकते हैं कि इसमें टेस्ट केसेस ऐड करें। ठीक है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, सिंपली आपने अगेन एक और हेडिंग क्रिएट करनी है, उसके अंदर टेस्ट केसेस जो आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हैं उसको पेस्ट कर देना है एंड दैट्स इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास एक रेफरेंस का सेक्शन आता है। रेफरेंस के सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी जहाँ जहाँ से चीज़ें सीखी हैं उनकी लिंक्स लगा दी। फॉर एग्जांपल हमने HTML CSS यूट्यूब की लिंक से सीखी, जावास्क्रिप्ट हमने यहाँ से सीखी, जेंगो हमने यहाँ से सीखी, डेटाबेस डिज़ाइन हमने यहाँ से सीखा और डायग्राम्स कैसे बनानी हमने यहाँ से सीखी। इनकी सारों की लिंक्स आपने यहाँ पर डाल दी। आप यहाँ पे अपने बुक्स के नेम भी लिख सकते हैं जो आपने रेफ़र करनी है, या कोई आर्टिकल अगर आपने पढ़ा तो वो भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट सेक्शन आपका रह जाता है वो आता है अपेंडिक्स का। अब अपेंडिक्स के अंदर आप डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने बुक्स देखी हो तो उनके बिल्कुल लास्ट के अपेंडिक्स के अंदर आपके सप्लीमेंट्री कंटेंट के बारे में लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग बुक है और उसके अंदर बताया गया है कि आपने विजुअल स्टूडियो को कैसे सेटअप करना है, तो वो उसके बारे में, क्योंकि बुक नहीं है, तो उसकी डिस्कशन वो मेन चैप्टर्स के अंदर नहीं करता। ऑथर वो बिल्कुल उसके लास्ट पे लिखता है बुक के, जिसको अपेंडिक्स कहते हो, जिसको सप्लीमेंट्री कंटेंट आप कहते हैं। अब अपेंडिक्स के अंदर आप इस तरह की चीज़ें भी लिख सकते हो कि मैंने यूट्यूब से यहाँ से देखा कि अपने प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करना है, या जेंगो के अंदर हमने ORM को कैसे सेटअप करना है, या जो भी टेक्नोलॉजी को आपने यूज़ करी उसको सेटअप कैसे करना है। लेकिन ईजियर वे ये होगा कि अपेंडिक्स के अंदर आप डेफिनेशंस भी लिख सकते हो। तो जो जो भी टेक्नोलॉजीज़ आपने यूज़ की हैं, जो जो भी डायग्राम्स पे आपने काम किया है, आप उनकी डेफिनेशंस भी यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने आर्किटेक्चर डायग्राम से स्टार्ट होते हुए डेटाबेस डायग्राम या ERD तक जितना भी डायग्राम्स में बिल्ड किए हैं, उसकी हमने छोटी छोटी डेफिनेशंस यहाँ पे लिख दी। ठीक है, कि डेटाबेस डायग्राम ये करती है, ERD ये करती है, क्लास डायग्राम ये करती है, आर्किटेक्चर डायग्राम ये करती है। ओके, इनका मकसद क्या है, बेसिकली हमने छोटी छोटी डेफिनेशन के अंदर इसको डिफाइन कर देना अपेंडिक्स के अंदर, और यहाँ पे आके आपकी रिपोर्ट एंड हो जाती है। अगेन मेक श्योर कि आप लोगों ने जो रिपोर्ट बनानी है इसके अंदर आपने करेक्ट कंटेंट को ऐड करना है। जो कंटेंट मिसिंग है या इनकम्प्लीट है वो ऐड नहीं करना। डिफरेंट टीचर्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके टीचर आपके रिपोर्ट को ओपन करवा लेते हैं तो वो अगेन पॉइंट आउट करेंगे और आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि जो भी गलतियां सर ने आपकी निकाली उनको करेक्ट करके, उन डायग्राम्स को करेक्ट करके आपने यहाँ पे ऐड करना है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि अपने अपनी रिपोर्ट को कैसे कम्प्लीटली बिल्ड करना है। एन एक्स्ट्रा पॉइंट के यहाँ पे जो एरोस हैं, आपने जब अपनी चीज़ों को चेंज कर लेना है टेक्स्ट वगैरह को, तो आपने ये एरोस वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं करने। ठीक है, इन चीज़ों को आपने रिमूव कर देना है। और ये भी कि आपने अपनी पूरी रिपोर्ट को एक फॉन्ट स्टाइल के अंदर रखना है। अब एज ऑफ राइट नाउ ये रिपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के अंदर डिवाइडेड है, तो मेक श्योर करें कि इसको आप एक ही स्टाइल के अंदर रखें ताकि कंसिस्टेंसी रहे। हेडिंग का साइज़ भी आप सेम रखें और सब टाइटल का साइज़ भी आप पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सेम रखें ताकि कंसिस्टेंसी आपकी रहे। अब वो बच्चे जो फाइनल डिलीवरेबल मेरे से बनवाना चाहते हैं, या कंप्लीट प्रोजेक्ट, अगर आप नए नए सेशन के बच्चे हो, अगर आप कंप्लीट प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं
तो इस क्यूआर को स्कैन करके जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, यू कैन ज्वाइन द ऑफिशियल ग्रुप और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।